प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स, जिसमें आज का अपना टॉपिक है प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाश यंत्र जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं वो अपनी क्या है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। उनके अंदर अपना पहला है जो भगवान ने अपने को दिया है मानव नेत्र ह्यूमन आई। मानव नेत्र ह्यूमन आई, देखिए क्या होता है। तो अपने ह्यूमन आई जो मानव आंख वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास का 2.5 सेंटीमीटर व्यास का गोलाकार अंग है। लिख लीजिए मानव नेत्र लगभग 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार अंग, 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार अंग है। ठीक है, तो देखिए अब इसका बनाते डायग्राम। अब इसका हम क्या बनाते हैं, पहले डायग्राम। आज का वही पूरा लेक्चर, पूरा थ्योरेटिकल, फिर से पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर है। ठीक है, थोड़ी इसमें होगा ये कि मैं पहले आपको डायग्राम से समझाऊं, पहले डायग्राम बनाता हूँ, समझाता हूँ कि इसके जितने भी सारे जो इसके जो अंग है उन सबके कार्य प्रणाली कौन क्या है, क्या चीज़ है, किसका क्या क्या काम है, ये सारे चीज़ लिखेंगे। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अपन जो मानव के दृष्टि दोष है उनका निवारण, जैसे निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, ये सारी बातें। तो देखिए आगे, तो मानव नेत्र क्या अपना लगभग लिख लीजिए, मानव नेत्र लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार अंग, 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार अंग लिख लिया आपने। अब इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनाते हैं। डायग्राम तो ऐसा बनेगा कि ये मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छा सा कुछ ऐसा आ रहा समझे। इसको बोलते हैं कॉर्निया, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सफेद पटल। क्या बोलते हैं, सफेद पटल या फिर स्क्लेरिया। इसके नीचे जो होता है उसको बोलते हैं 10 नीचे झिल्लीनुमा संरचना होती है, उसे बोलते हैं रक्त पटल। क्या बोलते हैं, इसके नीचे जो होगा उसको बोलेंगे रक्त पटल। ये होता है आपका रक्त पटल। ठीक है, रक्त पटल। कोरोइड को बोलते हैं इंग्लिश में कोरोइड, CHOROID कोरोइड। इसको बोलते हैं SCLERA स्क्लेरिया। ये भी आपका रक्त पटल है, ये भी आपका रक्त पटल ही है। यह हो गया कॉर्निया। और इसके रक्त पटल के नीचे होता है दृष्टि पटल। क्या होता है, इसके जस्ट नीचे होता है दृष्टि पटल, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर, हिंदी में रेटना नहीं है, रेटना इंग्लिश में, हिंदी में होता है दृष्टि पटल। इसमें क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या, दृष्टि पटल। और उसी को इंग्लिश में बोला जाता है रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। क्लियर, ये हो गया आपका कॉर्निया। और कॉर्निया के पीछे एक मतलब अपारदर्शी मांसपेशी रेशों की संरचना होती है, उसे बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली नहीं, परितारिका। इसको बोलते हैं परितारिका। क्या बोलेंगे इसको, परितारिका। परितारिका इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। और पुतली के मध्य भाग में, सॉरी, परितारिका के मध्य भाग में होल होता है, इसको बोला जाता है पुतली। क्या बोलते हैं इसको, पुतली। इंग्लिश को बोलते हैं पुपिल। क्या बोलते हैं, पुपिल। इसको बोलते हैं वही कॉर्निया, कॉर्निया को कॉर्निया। ठीक है, और इसके बाद में आता है अभिनेत्र लेंस। क्या आता है, नेत्र लेंस, जो सामान्यतः उभयोतर लेंस होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.437 होता है। क्या, एक तरह से उभयोतर लेंस मतलब एक तरह से उत्तल लेंस है, ये समझ लिया। यहाँ पे होता है एक उत्तल लेंस जिसको अपन बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। और ये अभिनेत्र लेंस यहाँ पर क्या बन गया, ये अभिनेत्र जो लेंस है वो यहाँ पर सिलियरी मसल, किससे, सिलियरी मसल, हिंदी में उसको बोलते हैं पक्षनाभि पेशियों की सहायता से बंधा होता है, लटका होता है। यानी ये क्या होगी, इनको बोलते हैं पक्षनाभि पेशियां, हिंदी में बोलते हैं पक्षनाभि पेशियां। और इंग्लिश में इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल, सिलियरी मसल, सिलियरी मसल इसका नाम होता है। ठीक है, ये जो आपका लेंस है अभिनेत्र लेंस है, उस सिलियरी मसल की सहायता से लटका होता है, बंधा होता है। इनका काम क्या होता है, अपन वन बाय वन लिखेंगे भी एक बार। ये आपका इसको बोलते हैं, इसको अपन बोलेंगे अभिनेत्र लेंस, आई लेंस। यहाँ क्या हो गया, नेत्र लेंस। और इसके बीच में मतलब कॉर्निया और अभिनेत्र लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है, एक द्रव भरा होता है, उसे बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं, जलीय द्रव। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, AQUEOUS, एक्वस ह्यूमर इसको बोला जाता है। और यहाँ पर रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में एक
एक द्रव और होता है, उसको बोलते हैं काचाभ द्रव। क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव। उसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर। क्या बोलेंगे? वाइट्रस ह्यूमर को इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इमेज क्या बनती है रेटिना के ऊपर, और इस रेटिना में बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिका होती है। प्रकाश सुग्राही कोशिका, जैसे प्रकाश मिलेगा वो प्रकाश मिलते ही वो रेटिना यहाँ पे बनाता है प्रकाश मिलते ही विद्युत संकेत, और वो विद्युत संकेत कहाँ जाते हैं? यहाँ से प्रकाश नाड़ी की सहायता से, इसको प्रकाशित तंतु बोलते हैं। यहाँ से ये आपका क्या मिलेगा? प्रकाशित तंतु बोलते चाहो तो, और चाहो तो इसको प्रकाश नाड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश नाड़ी। यहाँ से सिग्नल कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं मस्तिष्क को। कहाँ जाते हैं? मस्तिष्क को, इसलिए मस्तिष्क को, यानी संकेत आते हैं मस्तिष्क के पास। यानी फाइनली इमेज कहाँ बनी? मस्तिष्क। यानी इमेज रेटिना पर देखो, यहाँ से आपको ये इतनी बात समझ आ गई। अब डिटेल से देखिए होता क्या है, जो भी प्रकाश किरण है वो पहले कॉर्निया पे आएगी, कॉर्निया और नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर जाकर फोकस होगी। रेटिना पर जाकर फोकस होगी तो इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना के ऊपर। लेकिन रेटिना पर इमेज वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वास्तविक में सदैव कैसा होगा? उल्टा होगा। यानी इमेज कैसी बनती है? उल्टी। और यहाँ से रेटिना के ऊपर जैसे प्रकाश किरणें आई, इसने विद्युत संकेत उत्पन्न की, प्रकाश संकेतों को विद्युत संकेतों में चेंज किया, और वो विद्युत संकेत प्रकाशित तंतु की सहायता से मस्तिष्क के पास जाते हैं, और मस्तिष्क फिर उस उल्टी इमेज का उचित समायोजन करके अपने को वापस सीधी इमेज दिखाता है। यानी रियल में देखता कौन है? मस्तिष्क देखता है। आंख तो केवल साधन है जिसकी सहायता से प्रकाश अंदर जा रहा है। इसके बाद आपको समझ में आ गई होगी मेरे साथ। तो देखिए अब सबका मतलब देख लीजिए। सबसे बाहर कौन है? सफेद पटल। ये आंख का बाहरी सुरक्षा कवच है जो अपारदर्शक होता है। ये आपका आंख का क्या? सफेद सुरक्षा कवच है। उसके बाद आते हैं कॉर्निया पे। तो कॉर्निया के नेत्र के मध्य में, नेत्र के मध्य सफेद पटल, नेत्र के मध्य सफेद पटल का जो उभरा भाग है वो क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। ठीक है। फिर आती है परितालिका। तो ये क्या होती है? कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी मांसपेशी रसों की संरचना है। ठीक है, ये होगी परितालिका। फिर परितालिका के बीच में होल होता है, उसे बोलते हैं पुतली। पुतली का काम क्या है? प्रकाश को कंट्रोल करना, प्रकाश को कंट्रोल करना। जैसे मान लो अधिक प्रकाश है तो पुतली का आकार सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश है तो पुतली का आकार बढ़ जाता है। जैसे आप जैसे मान लो बाहर बहुत सारी रोशनी है और रोशनी से आप अचानक से अंधेरे कमरे में आ गए तो आपको दिखाई नहीं देता। उसका रीजन ये है कि जब आप बाहर प्रकाश में थे तो आपकी पुतली का आकार छोटा हो चुका था, लेकिन जैसे आप कम प्रकाश यानी अंधेरे कमरे में आ गए तो प्रकाश कम है तो पुतली अपने आकार को बढ़ाएगी, तो आप जिससे कि ज्यादा प्रकाश अंदर जाए। यानी एक तरह से ये प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है। फिर यहाँ इनके बीच में बेलियर द्रव एक्वोसोमर जो क्या करता है? एक पतला पारदर्शक पदार्थ है जो कॉर्निया और अन्य भागों में पोषण प्रदान करता है। फिर अभिनेत्र लेंस है, जैसे उत्तर लेंस काम कर रहे हैं, चलो को सिकुड़ना काम कर रहा है। सिलेरी मसल क्या काम करती है? ये काम करती है इसकी लेंस की वक्रता त्रिज्या को कम करना या ज्यादा करना। जैसे लेंस के केस में क्या होता है आप देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा था पूरा 1/v - 1/u बराबर 1/n। अभी तक अपन जो चीजें पढ़ रहे थे ये लेंस सूत्र, ये आपका क्या लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र के अंदर v और u चेंज होता था, f फिक्स रहता था, फोकस दूरी फिक्स रहती थी, f क्या था? कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पर v फिक्स है। यहाँ पे कौन फिक्स है? यहाँ पे v फिक्स है। v फिक्स क्यों हुआ? क्योंकि इमेज तो आप कुछ भी कर लीजिए, कहाँ बनेगी? हमेशा रेटिना के ऊपर ही बननी चाहिए। इमेज रेटिना के ऊपर बनेगी तभी दिखाई देगा। अगर इमेज रेटिना के ऊपर नहीं बन रही है तो आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी, यानी वो फिर दोष युक्त आंखों में कुछ ना कुछ विकार आ गया, कुछ रोग आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वी फिक्स है, चेंज कौन होगा? यू चेंज होगा। यू चेंज होगा तो एफ को चेंज होना ही पड़ेगा, वी तो फिक्स हो गया ना। आंख के केस में वी फिक्स है, वी क्या था? प्रतिबिंब दूरी। तो यू चेंज होगा, यू मतलब वस्तु की दूरी चेंज होगी तो फोकस दूरी को चेंज होना ही पड़ेगा। और ये काम करती है कौन? सिलेरी मसल। ये क्या काम करती है? अगर वस्तु दूर है तो लेंस को मतलब इसकी लेंस की वक्रता त्रिज्या को बढ़ा देती है, ऐसे इसको मतलब लेंस को ऐसे खींच लेती है तो लेंस पतला हो जाएगा अगर वस्तु दूर है तो। अगर वस्तु पास में तो वक्रता, मैंने क्या बोला समझ आ रहा कि अगर वस्तु दूर है तो लेंस पतला हो जाएगा, लेंस पतला हो जाएगा तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जानते हो x बराबर r/2 क्या होता है? x बराबर r/2। कुछ समझ में आ रहा है? चलो एक बार बताइए, इसकी फोकस दूरी
इसकी वक्रता ज्यादा, इसकी ज्यादा कि इसकी ज्यादा है, तो आपका आंसर होगा इसकी ज्यादा। तो देखिए इसकी वक्रता कम है, मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, और मान लो ये R3, मान लो आपका समतल दर्पण, ये आपका क्या मान लो समतल दर्पण है। तो बताइए R1 R2 R3 में ज्यादा कौन? तो यहाँ पे इसको R3 इसको बोल देते हैं, इसको R को बोल देते हैं। तो R1 R2 और R3 में किसकी वक्रता क्या ज्यादा? तो ऑब्वियसली R3 ज्यादा है। इसकी कितनी है? इसकी देखिए मन इसको क्या समझिए कि बहुत बड़ा गोला है, और बहुत बड़े गोले का आपने छोटा सा पार्ट काट लिया तो आपको क्या एक लाइन दिखाई देगी। तो समतल दर्पण की वक्रता क्या अनंत होती है, समझ में आ रहा है? तो जब वस्तु दूर होगी तो लेंस को पतला कर देगी, लेंस को पतला किया कौन? सिलेरी मसल, पतला किया, वक्रता जब बढ़ी, और वक्रता जब बढ़ी तो फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी। अगर वस्तु पास में तो लेंस को मोटा कर देगी, यानी जैसे दबा देगी। ये लेंस लचीला है, दब सकता है, लचीला है, पारदर्शक है, लचीला है। लेंस को दबाएगी तो वक्रता से कम, वक्रता से कम तो फोकस दूरी घटा देगी। तो ये काम है लेंस की, मतलब काम कौन करती है? परफॉर्मेंस रहती है। और ये जो चीज हो रही है, ये जो लेंस की लेंस की कैपेसिटी है, उसे बोलते हैं समंजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर ऑफ आई, आंख की समंजन क्षमता बोलते हैं। यहाँ से हो गया आई काटा अगर रेटिना आपको समझ आ गया, और ये आपको समझ आ गया। बाकी तो इनके बारे में 1 बाय 1 आपको लिखवा देता हूँ। देखिए तो आपने डायग्राम बना लिया होगा, डायग्राम बना लीजिए अच्छी तरह से, बाकी चीज आपको समझ आ रही है। और चीज आपको और समझाए, क्या समझाए? चलो और समझाते हैं। आपने ये पढ़ा होगा 1/f बराबर n2/n1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ये कौन सा था आपका? ये आपका फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला था? लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। अब यहाँ पे तो लेंस आपका आई लेंस है, इसके दोनों वक्रता दे आर दोनों बराबर होगी। तो देखिए n1 बाहर जो पदार्थ हो गया हवा है, इसका तो क्या हो? हवा का अपवर्तनांक कितना होगा? 1। और अपन मान लेते हैं कि आंख का जो लेंस है उसका अपवर्तनांक n है, तो 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r -1/r। ये समझ आ गया? इसकी वक्रता इधर होगी तो +r, जबकि इसकी वक्रता इधर तो क्या होगी? -r। आपतित किरण इधर क्या आ रही है? तो आपतित किरण के विपरीत मापी की दूरियां ऋणात्मक, ये माइनस क्या बन रहा है? देखिए 1/f बराबर n-1 1/r 1/r माइनस प्लस यानी बनेगा 2/r। तो क्या बनेगा? देखिए 1/f बराबर n-1 इंटू 2r। आपको इसको यहाँ भी समझ सकते हो कि अगर r बढ़ेगा तो f बढ़ेगा, r घटेगा तो f घटेगा। ये बात समझ आ गई? तो यहाँ पे दोनों वक्रता बराबर होगी। इस चीज को आप यहाँ से f बराबर r/2 से सीधा समझ सकते हैं मेरे हिसाब से। कि यह भी फॉर्मूला है अप्लाई कर सकते थे। इतनी बात समझ आ गई तो आप क्या करिए 1 बाय 1 इन सारी चीजों के बारे में लिख लीजिए। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है? अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद भी लिख सकते, आप खुद भी। मैंने हर एक चीज का आपको फंक्शन बता दिया है, हर एक चीज का फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। तो आप ऐसा करना, इनके बारे में खुद ही लिखोगे, इनके बारे में खुद ही लिखोगे। मैंने आपको बता दिया कि देखिए सफेद पटल क्या है? बाहरी सुरक्षा कवच होता है जो अपारदर्शक होता है। फिर से बोलो, एक बार समझाता हूँ। बाहर क्या है? आंख का सबसे बाहरी सफेद पटल आंख का सबसे बाहरी कवर होता है, जो आंख का सुरक्षा कवच होता है, ये अपारदर्शक होता है। फिर आते हैं कोर्निया के ऊपर, तो नेत्र के मध्य व सफेद पटल का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? कोर्निया कहलाता है। फिर कोर्निया के मध्य, कोर्निया के पीछे के भाग परितारिका, कोर्निया के पीछे एक अपारदर्शी, अपारदर्शी नहीं अपारदर्शी, अपारदर्शी जिसे प्रकाश नहीं निकल सकता, पारदर्शी से प्रकाश निकल सकता है। एक अपारदर्शी मांसपेशी रेशों की संरचना होती है जिसके मध्य में छिद्र होता है, इसे क्या बोलते हैं? परितारिका। फिर आ जाते हैं पुतली के ऊपर, तो क्या लिखोगे? परितारिका के बीच में छिद्र होता है, उसे क्या बोलते हैं? एक मिनट, परितारिका बता दो। परितारिका के बीच वाले छिद्र, परितारिका के बीच वाले छिद्र को, परितारिका के बीच वाले छिद्र को पुतली कहते हैं। यह काम क्या करता है? ये प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है, अर्थात अधिक प्रकाश में पुतली का आकार सिकुड़ जाता है, जबकि कम प्रकाश में पुतली का आकार बढ़ जाता है। ये हो गया पुतली का काम। फिर आते हैं नेत्र लेंस के ऊपर। देखिए क्या होता है? यह है परितारिका के पीछे एक लचीला पारदर्शक पदार्थ होता है जिसका अपवर्तनांक कितना होता है? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है 1.437 होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.437 होता है। और यह एक उभयोत्तल लेंस होता है। उभयोत्तल समझ गए? एक तरह जिसके उत्तल लेंस में दोनों पक्ष उत्तल हो, उसको बोलते हैं उभयोत्तल लेंस।
फिर देखिए यहाँ पर आए जनेद्र, कहाँ पर आए, ये बनाए कॉर्निया और नेक्टर लेंस के मध्य, इसके परिधान नहीं, यहाँ देखो बोले इसके अंदर ही जा सकता है। तो क्या लिखोगे, आगे लिखिए जलीय द्रव, ये क्या होता है, लिखोगे तो आप कैसे कि कॉर्निया और नेक्टर लेंस के मध्य एक पतला पारदर्शक द्रव भरा होता है जो कॉर्निया व अन्य भागों को पोषण प्रदान करता है, वह इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। ये आप दोगे जलीय द्रव, मैंने नाम लिख लिया। फिर आते हैं किसके ऊपर, कासाव द्रव। ये क्या होता है, नेक्टर लेंस व रेटिना के मध्य में एक वही पतला पारदर्शक द्रव भरा होता है जिसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कासाव द्रव बोलते हैं। फिर आते हैं रक्त पटल के ऊपर, इसके ऊपर, तो ये सफेद पटल के मध्य, सफेद पटल के मध्य का जो सफेद पटल के नीचे का जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं रक्त पटल। क्या बोलते हैं, सफेद पटल के नीचे, सफेद पटल के नीचे झिल्ली नुमा संरचना होती है, सफेद पटल के नीचे एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, इसे रक्त पटल कहते हैं। और ये काम क्या करता है, ये जो अपनी आंख में लाइट आ रही है उस प्रकाश को अवशोषित करके भीतरी दीवारों को परावर्तन से बचाता है, भीतरी दीवारों को परावर्तन से रिफ्लेक्ट होने से बचाता है, इसका काम है। आगे आते हैं रेटिना के ऊपर, तो देखिए कॉर्निया व नेत्र लेंस से प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित होती है, इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के ऊपर। फिर रेटिना में अनेक प्रकार सुग्राही कोशिकाएं होती है जो प्रकाश मिलते ही प्रकाश संकेतों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर प्रकाश नाड़ी की सहायता से मस्तिष्क को भेजता है। क्लियर, प्रकाश नाड़ी की सहायता से, और मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब का, उल्टे व वास्तविक प्रतिबिंब का उचित समायोजन करके प्रतिबिंब सीधा दिखाता है, यानी ये आपने लिख लिया होगा। आगे आता है इसकी समंजन क्षमता, किसके ऊपर, समंजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर ऑफ आई, अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। ये क्या होता है, तो नेत्र, इसके बाद लिख लीजिए, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर दूर व पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, इसका लिखिए। नेक्टर लेंस की इतनी बातें आपने मेरे हिसाब से लिख लो, मैंने आपको समझा दिया, डायग्राम मैंने आपको बना दिया। और लिखना, फिर ये मानो कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कर देना कि हमसे नहीं लिखा गया, थोड़ी आप लिख लो, मैंने आपको समझा दिया। बुक थोड़ी बुक केयर लेना, बाकी आप लिख लोगे, ठीक है। और फिर भी डाउट हो तो मैं और लिख दूंगा। तो देखिए नेक्टर लेंस की वह क्षमता, नेक्टर लेंस के मतलब नेक्टर लेंस की वह, ये लिख लीजिए, नेक्टर लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर, जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर, फोकस दूरी को परिवर्तित कर दूर व पास की वस्तुओं को, दूर व पास की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब, वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, ठीक है। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है, और ये समय के साथ घट जाती है बुढ़ापे के अंदर, समझे ना, इसका मतलब फोकस जो कम ज्यादा करना, ये इसकी समंजन क्षमता है, ठीक है। आगे लिखिए, अब अगर आप थोड़े दो चार लिख लेते हैं, समझ क्षमता होगी, डायग्राम मैंने बना लिया होगा, तो इसका आंसर भरो। अब काम करने बातें आपको लिखाता हूँ, निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, दृष्टि परास क्या होता है, ये काम आगे भी आएगा जब हम सूक्ष्म दृष्टि माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, उस टाइम भी काम आएंगे, ये आपको लिखवा देता हूँ यहाँ से, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। क्लियर है आप तक, चलिए आगे। ओके, डायग्राम बना लिया होगा आपने, और चीजें आप लिखोगे खुद। आगे लिखिए, निकट बिंदु या स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी या निकट बिंदु, देखिए क्या होता है, इसका लिख लीजिए निकट बिंदु, इसको बोलते हैं निकट बिंदु, या इसी को बोलते हैं स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या बोलते हैं, स्पर्श, एक बार मार्कर में डालने पड़ेगा, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, निकट बिंदु बोल दो चाहे स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी इसको बोलते हैं। अब होती क्या है, तो आप कॉपी उठाइए अपनी,
अपनी कॉपी उठाइए, जैसे मेरे पास है आपकी आरबीआई की बुक की फिजिक्स की कॉपी उठाइए, आप इसको दूर लेके जाइए, आपको आराम से दिखाई दे रहा है। आप इसको पास लाइए, पास लाइए, पास लाइए, तो एक दूरी के बाद आपको जो अक्षर है वो धुंधले दिखाई दे रहे, चाहे फैसला आप कर लीजिए। तो इसी दूरी को बोलते हैं निकट बिंदु, यानी नेत्र लेंस से वह मतलब किसी वस्तु की नेत्र लेंस से क्या है, वस्तु के नेत्र से वह न्यूनतम दूरी, वस्तु की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहां से वस्तु को स्पर्श, समझ आया कि नहीं? क्या आप दूर लेके गए आराम से दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे आप वस्तु को पास ला रहे हो तो अक्सर आपके धुंधले होते जा रहे हैं, और उसी दूरी को बोलते हैं निकट दूरी या स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और ये सामान्य मनुष्य के लिए इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होता है सामान्य इंसान के लिए। बाकी वर्धा उसमें 200 सेंटीमीटर हो सकती है, और बच्चों के 7 से 8 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी बच्चे 7 से 8 सेंटीमीटर तक देख लेते हैं स्पर्श। इसका लिख लीजिए पहले, वस्तु की नेत्र से, वस्तु की नेत्र से, वस्तु की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जहां से वस्तु को, जहां से वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहां से वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहां से वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्पष्ट दृष्टि की क्या लिखा आपने, वस्तु की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहां से वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है निकट बिंदु कहलाता है। निकट बिंदु या नियर पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट भी रहें, जहां तक आप अक्षर को अलग अलग आराम से देख सकते हो बुक लेके, जितना वो पास आंख से वह न्यूनतम दूरी कम से कम जहां तक आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई दे रहा है कि धुंधला हो जाएगा। स्पष्ट कहाँ, यानी स्पष्ट मतलब अलग अलग सारे अक्षर आपको अलग अलग दिखने चाहिए, इसे बोलते हैं निकट बिंदु। क्या बोलते हैं इसे, ही आंख का निकट बिंदु, नियर पॉइंट या स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, लिख लेना। और इसको ये सामान्य मनुष्य के लिए कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ये लिख लीजिए, ये सामान्य मनुष्य के लिए 25 सेंटीमीटर, सामान्य 100 आदमी के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। उसको हम किस दिखाते हैं, कैपिटल डी से, किस दिखाते हैं, कैपिटल डी से इसको दिखाते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं दूर बिंदु। क्या, कौन सा बिंदु, दूर बिंदु, फार पॉइंट। तो ये क्या होता है, तो वही वस्तु की नेत्र से वह अधिकतम दूरी, वस्तु के नेत्र से वह अधिकतम, जहां तक से नहीं, जहां तक, जहां से नहीं, जहां तक वस्तु की नेत्र से वह अधिकतम दूरी, लिख लीजिए, वस्तु की नेत्र से वह अधिकतम दूरी, वस्तु की नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहां तक वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, आंख का दूर बिंदु कहलाता है। और सामान्य मनुष्य के लिए दूर बिंदु कहां तक होता है, अनंत, 100 आदमी अनंत तक देख सकता है। आप ये लाइन लिखिए, तब तक मैं मार्कर में डाल लेता हूं। लिख लीजिए कि वस्तु की नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहां तक वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, आंख का दूर बिंदु कहलाता है। वह एक स्वस्थ आदमी के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। कहां पे होता है, अनंत पर होता है। यहाँ से क्लियर। आगे हम बात करते हैं दृष्टि प्राप्त। दृष्टि प्राप्त जहां तक आपके आप देख सकती है, जहां से लेके जहां तक, जहां से लेके जहां तक देख सकती है, वो यहाँ पे क्या, दृष्टि प्राप्त है, वो यहाँ पे क्या है, दृष्टि प्राप्त। नेक्स्ट लिख दीजिए, दृष्टि प्राप्त, दृष्टि प्राप्त। ये क्या होता है, देखिए, मान लो आपकी आंख है, यह आपकी आंख है, और यह आपकी यानी यहाँ पे साइट ऑफ विजन है। तो मिनिमम की तरह से, मिनिमम जैसे डी बराबर 25 सेंटीमीटर से लेके कहाँ तक देख सकती है, अनंत तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है, इसे ही बोलते हैं दृष्टि प्राप्त। क्या बोलते हैं, दृष्टि प्राप्त, यानी विजन लेंस, दृष्टि प्राप्त। लिख लीजिए इसके बारे में कि वस्तु की नेत्र से अधिकतम दूरी व न्यूनतम दूरी का अंतर, या वस्तु की नेत्र से अधिक न्यूनतम दूरी व अधिकतम दूरी के बीच की जो दूरी है, मैंने यहाँ से दृष्टि प्राप्त याद रखना। आपको पूछा कोई नहीं आपसे लिख सकते हो। इसके बाद देखोगे, लिख सकते हो कि निकट बिंदु से दूर बिंदु, निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी, निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी दृष्टि प्राप्त कहलाती है। ये क्या कुछ परिभाषा है। और बात कर लेते हैं किसकी, दृष्टि दोष एवं उनका निवारण। दृष्टि दोष एवं उनका निवारण जो आपकी बुक में भी दे रखे हैं, ऐसे दृष्टि दोष एवं उनका निवारण। क्लियर।
अब ये काम की बात है, मैं आपको बताता हूँ, इनका सवाल पूछ लेते हैं एक नंबर में कई बार कि नेकेड रेंज में कौन सा लेंस काम में लेते हैं, ये सारी बातें जो भी है। तो आगे लिख लीजिए दृष्टि दोष एवं उनका निवारण। क्या? दृष्टि दोष एवं उनका निवारण। नेक्स्ट स्टडी नेक्स्ट थ्योरेटिकल आपको बताएं, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। दृष्टि दोष एवं उनका निवारण। दृष्टि दोष एवं उनका निवारण। तो पहला आ जाता है कौन सी के ऊपर? निकट दृष्टि दोष। किसके ऊपर? निकट दृष्टि दोष। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नियर साइटनेस। क्या बोलते हैं? नियर, SIGHTDENE। इसका दूसरा नाम होता है मायोपिया। क्या होता है? इसको मायोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, देखिए इसमें मैं दिखाता हूँ, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। उसका रीजन ही क्या है कि लेंस मोटा हो जाता है। लेंस मोटा हो गया तो फोकस दूरी घट गई, फोकस दूरी घटी तो क्षमता बढ़ गई, क्षमता बढ़ी तो नेत्र जो किरणें हैं वो रेटिना पर ना मिलकर रेटिना के सामने फोकसित हो जाती है। इतनी बात जो मैंने बोली वो देख लेते हैं। फिर देखिए इस दोष से हैंड डालने वाले लिखिए, मैं लिखाऊंगा पूरा ये। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति या इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास स्थित वस्तुएं तो, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास स्थित वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पास स्थित वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। क्योंकि उसका रीजन क्या है? क्योंकि पहला रीजन इसका लिखिए, क्योंकि क्या सर कौन सा दिख रहा है? पास तो साफ साफ दिख रही है। क्या लिखा है इस पीछे? पास स्थित वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। क्योंकि रीजन का क्या है? लेंस की मोटाई बढ़ जाती है। लेंस की मोटाई बढ़ जाती है। लेंस की मोटाई बढ़ गई मतलब लेंस मोटा हो गया। पहले लेंस पतला था ऐसे, इसकी मोटाई हमने बढ़ा दी, मतलब लेंस मोटा हो गया तो फोकस दूरी बताइए बढ़ेगी घटेगी? तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो रीजन सेकंड नंबर लिख लीजिए, लेंस की फोकस दूरी घट, लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी कम हो जाती है। यानी फोकस दूरी कम होगी, उसने क्या किया? लेंस के सामने पट्टी, यानी लेंस के सामने पट्टी क्या बन गया? लेंस के सामने बन गया। पास तो दिखा लेगा लेकिन दूर की नहीं दिखा पाएगा। अगर लेंस की फोकस दूरी कम हो गई तो क्षमता के बारे में क्या बोलना है? आप जानते हो P बराबर क्या होता है? 1/n। अगर फोकस दूरी घटी तो क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी पास की देख सकता है, और पास की में क्षमता ज्यादा होती है, आंखें जल्दी डूब जाती है। तो यहाँ पे लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इसके कारण दूर स्थित वस्तु का, इसके कारण दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, इसके कारण दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनके, रेटिना पर ना बनके रेटिना के सामने बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के ऊपर ना बनके रेटिना के सामने बनता है। इसके कारण दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनके रेटिना के सामने बनता है, रेटिना के सामने बन जाता है, रेटिना के सामने बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं आप देखिए, कुछ ऐसा हुआ कि मान लो ये अपनी आंख थी, ये अपनी आंख थी और ये इसका अभिनेत्र लेंस है, ये इसका अभिनेत्र लेंस है। दूर स्थित वस्तु वहां से किरणें आ रही है, अनंत से कैसी किरणें आती है? अनंत से समांतर किरणें आती है। तो ये जाके मिलेगी नहीं, ये उत्तर लेंस की तरह काम करेगा। तो उत्तर लेंस क्या करता है? किरणों को मिलाता है, सिकोड़ देता है। इसने किरणों को मिला दिया,
लेकिन कहाँ मिला दिया, रेटिना के सामने, ये आपका रेटिना है, ये आपका रेटिना है, लेकिन मेनली कहाँ से रहती है, रेटिना के ऊपर, रेटिना के ऊपर। ये हो गया, ये हो गया आपकी होगी दोष युक्त आंख, यानी ये आपकी है निकट दृष्टि दोष युक्त आंख, निकट दृष्टि दोष युक्त आंख, यानी इसमें दोष है, विकार है। तो इसको रिमूव करने के लिए, इसको हटाने के लिए अपन क्या काम में लेंगे, अपन यहाँ पर वस्तु और आंख के मध्य में एक अवतल लेंस लगा देते हैं। इसका निवारण क्या है, इसका निवारण है, इसके लिए मैंने वस्तु और आंख के मध्य एक अवतल लेंस क्या लगा देते हैं, निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। देखिए इसका निवारण क्या होगा, इसका उपाय यह है कि जो आपकी आंख है, जो आपकी आंख है, ये आपका क्या है, ये आपका मतलब ये आपका नेत्र लेंस है, ये आपका नेत्र लेंस, और यहाँ अनंत किरणें कैसे किरणें आएगी, समांतर किरणें। तो हम क्या करते हैं, इसके वस्तु और आंख के मध्य एक लगा देते हैं अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल, उत्तल नहीं, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। आपको पता होगा अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैलाता है, यानी इमेज कैसे बनाता है, आभासी बनाता है, आपको पता होगा इससे रहते। इसने क्या किया कि अनंत जो किरणें आ रही थी, अनंत जो किरणें आ रही थी उनको फैला दिया, उनको ऐसे रख दिया, इसको ऐसे रख दिया। देखिए ऐसे की ऐसे की, अब देखिए इसने फैला दिया, अब वो क्या सिकुड़ेगा, ये क्या कर देगा, फाइनल इमेज कहाँ जाके बनेगी, फाइनल इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर। कहाँ जाके बनेगी, रेटिना के ऊपर। तो ये आपका हो गया रेटिना, हिंदी में लिखो तो हिंदी में लेना रेटिना। तो ये हो गया आपका इसका निवारण। अब देखिए आंख को ऐसा लग रहा है, अगर इस किरण को पीछे बढ़ाए, इस किरण को अपन पीछे बढ़ाए और इसको जो पीछे बढ़ाए, तो आंख को ऐसा लग रहा है कि वस्तु कहीं यही रखी हुई है, यानी इमेज आभासी बन गई। यानी इसको ये जो आंख थी वो पास की वस्तुओं को देख सकती थी, तो अपन ने क्या किया, वस्तु का प्रतिबिंब आंख के सामने बना दिया। एक तरह से क्या है, यह वस्तु का दूर बिंदु, एक तरह से क्या होगा, वस्तु का दूर बिंदु। अपन ने दूर बिंदु को उठा के पास में लाके रख दिया, रियल में नहीं, आभासी रूप से। तो ये देखो इमेज वास्तविक थोड़ी बनी, इमेज वास्तविक नहीं बना, उनको पीछे बढ़ाने पर बनी। ये आपका इसका उपाय निवारण। लिख लीजिए डायग्राम आने बाद कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस, इसका निवारण लिख लीजिए। डायग्राम बनाने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद इसका निवारण लिख लीजिए। क्या लिखोगे कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, इसके उपाय के लिए, इसको हटाने के लिए, निवारण के लिए एक उपयुक्त फोकस दूरी का, निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का, उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी जिसको पास का मतलब दूर का दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए काम में क्या काम में लेंगे, अवतल लेंस। जिसमें अवतल लेंस लगाओ चश्मा उसको दे देंगे, चला देंगे इसके ऊपर। पास की देख, जब नाम से उल्टा काम है, निकट दृष्टि दोष मतलब पास की साफ साफ देख लेगा, दूर की नहीं देख पा रहे। रीजन उसका क्या कि लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, लेंस की मोटाई बढ़ी तो फोकस दूरी कम हो जाती है, वो पास की देख पाएगा, मतलब क्षमता बढ़ जाती है। इसकी वजह से प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना के सामने बनता है। इसको हटाने के लिए अपने क्या लगा दिया, अवतल लेंस लगा दिया। ठीक है, इमेज बनी फाइनली यहाँ पे। निवारण आपको पूरा लिखना, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह तथा ये लेंस वस्तु व आंख के मध्य लगाया जाता है, यानी तरह से जिस आदमी को ये दोष है उसको चश्मा लगा देंगे जिसमें अवतल लेंस लगा होगा। क्लियर, तो ये आपका हो गया निकट दृष्टि दोष। आगे बात करते हैं दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष, दूर दृष्टि दोष। तो दूर की दिखाई देगी, पास की दिखाई नहीं देगी। रीजन क्या है, लेंस पतला हो जाता है, पतला हो गया फोकस दूरी बढ़ गई, फोकस दूरी बढ़ गई तो पावर घट गई, यानी प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसको हटाने के लिए उत्तल लेंस लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे अवतल लेंस, वहां पे उत्तल लेंस। कई बार बोर्ड एग्जाम पूछ लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस। ओके, आगे चले, इसको नोट करना है तो 4 पेज डायग्राम आराम से तरह से बना लीजिए। इसको इधर आपकी अभिनेत्र लेंस है, ये अभिनेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस है, दृष्टि दोष युक्त मतलब निकट दृष्टि दोष युक्त आंख थी आपकी। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे हेड डाल लीजिए दूर दृष्टि दोष। एक बार तो इसको मायोपिया बोलते, कई बार मायोपिया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया भी बोलते हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे
तो आगे आ जाते हैं अपन दूरदर्शी दोष। कौन सा दोष? वैसे तो इंसान को दूरदर्शी होना चाहिए, लेकिन आंख के केस में ये बात गलत है। इंसान में दूरदर्शी होना चाहिए, दूर की सोचना, तो मतलब बुद्धिमान आदमी, लेकिन दूरदर्शी दोष आंख के केस में बात थी। दूरदर्शी दोष इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटनेस। और इसका दूसरा नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया। कई बार नीट में ऐसा सवाल पूछा कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, तो इस तरह से दूरदर्शी। इसका दूसरा नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। इसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते। होता है क्या इसके अंदर? वही दूरदर्शी, दूर स्थित वस्तुएं तो आपको साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन पास स्थित वस्तुएं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो लिखिए इसके बारे में। लिखिए, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुएं तो, दूर स्थित वस्तुएं तो, दूर स्थित वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दूर स्थित वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन पास स्थित वस्तुएं, लेकिन पास स्थित वस्तुएं, लेकिन पास स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, लेकिन पास स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। क्योंकि रीजन लिखिए पहला, क्योंकि पहला लेंस पतला हो जाता है, क्योंकि लेंस की मोटाई कम हो जाती है। लेंस की मोटाई कम हो जाती है, इसको ये भी बोल सकते हैं मोटाई कम होगी। पहले ऐसा हो गया तो लेंस पतला हो जाता है, क्योंकि लेंस की मोटाई घट जाती है। सॉरी मैं क्या बोला? लेंस की मोटाई घट जाती है, अर्थात लेंस क्या हो गया? अर्थात लेंस पतला हो जाता है, अर्थात लेंस पतला हो जाता है। अगर लेंस पतला हो गया तो फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? तो वाजिब सी बात है, बढ़ जाएगी। तो लेंस की दूसरा लेंस का, लेंस की फोकस दूरी, कौन से लेंस की? अभिनेत्र लेंस की, आई लेंस की। आई किस लेंस की? तो क्या लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी, दूर की वस्तु को देख रहा है, फोकस का दूर चला गया, फोकस दूरी बढ़ जाती है। और फोकस दूरी बढ़ी तो आप जानते होंगे P बराबर 1/f। फोकस दूरी बढ़ी तो पावर क्या होगी? घटेगी। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तीसरी बात, लेंस की क्षमता घट जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। तो देखिए इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण पास स्थित वस्तु का, इसके कारण पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के, रेटिना पर ना बन के रेटिना के पीछे बनता है। फोकस दूरी बढ़ गई, वो रेटिना के ऊपर फोकस ना के दूर फोकस करें किसको? प्रकाश किरणों को। इसके कारण पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। अब देखिए डायग्राम कुछ कैसा हो। देखिए मान लो अपना, ये अपनी आंख थी, ठीक है, अपनी क्या थी? आंख। और ये इसका था अभिनेत्र लेंस, ये था क्या? इसका अभिनेत्र लेंस। आपने यहाँ पास में वस्तु रखी, आपने पास में वस्तु रखी, यहाँ से किरणें गई, इसने किरणों को सिकोड़ा, लेकिन इसकी फोकस दूरी पतला हो चुका है, इसकी फोकस दूरी बढ़ चुकी है, ये फोकस के कहीं दूर चला गया, यानी प्रतिबिंब कहाँ बना? रेटिना के पीछे बना। ये रेटिना के पीछे इमेज आके बनी यहाँ पे। अपन कहाँ चाहते हैं कि इमेज कहाँ बने? इसके रेटिना की, यहाँ पे क्या है? रेटिना, रेटिना के ऊपर इमेज बने। कहाँ पे बने? रेटिना के ऊपर इमेज बनना चाहिए, बन कहाँ रहा है? पीछे। तो देखिए अपन चाहते किरणें और सिकुड़ जाए, और सिकुड़ जाए तो किरणों को सिकोड़ता कौन है? उत्तल लेंस। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? वस्तु। मान लो कोई वस्तु ऑब्जेक्ट है, तो वस्तु और आंख के मध्य, आंख मतलब वस्तु और आंख के मध्य एक दूसरा लेंस लगा देंगे। वो लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा। देखिए डायग्राम कैसा बनेगा। तो अपने क्या किया? इसको हटाने के लिए, ये आपकी आंख है, ये इसका
अभिनेत्र लेंस है। और मैंने क्या किया, वस्तु और आंख के मध्य एक लेंस लगा दे। मान लो आपकी वस्तु ओ, तो यहाँ से इसने क्या किया, किरणों को ये भी मोड़ेगा। इसने किरणों को मोड़ा, इसने किरणों को ऐसे मोड़ा, इसने किरणों को ऐसे मोड़ा, इसने किरणों को ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। थोड़ा बहुत मोड़ा इसने, थोड़ा बहुत इसने काम किया और थोड़ा बहुत काम ये कर देगा। तो फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगी, फाइनल इमेज बन जाएगी आपकी रेटिना के ऊपर। कहाँ बन जाएगी, थोड़ा सही से बांधो ना। फाइनल इमेज आपकी बन जाएगी रेटिना के ऊपर, ठीक है। देखो क्या किया, अब देखिए अगर इन किरणों को पीछे बढ़ाए, इन किरणों को पीछे बढ़ाए, तो ये देखो पीछे आगे मिल रहा है, पीछे आगे मिल रहा है, ये हो गया इसका निकट बिंदु। यानी ये जो आंख थी वो दूर की वस्तु को देख पाती थी, तो अपने इसका निकट बिंदु को ही दूर भेज दिया इस तरह से, ठीक है। ये हो गया इसका निकट बिंदु को अपने ट्रांसफर कर दिया। फाइनल इमेज कहाँ बनी, आंख को ऐसा लग रहा है कि कहीं बिंब यहाँ दूर रखा हो, लेकिन रियल तो पास नहीं है, ये रहा, इसको भी करेंगे दूर। तो ये इसका निवारण है। कौन सा लगा दिया अपन ने, उत्तल लेंस। कौन सा लगाया, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसके निवारण के लिए, किसके, दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए वस्तु और आंख के मध्य उत्तल लेंस लगाने से वही आपका रेटिना। तो आपको मेरे साथ समझ में आ गया, तो लिख लीजिए, दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए एक उपयुक्त फोकल दूरी का उत्तल लेंस वस्तु और आंख के मध्य लगा दिया जाता है। मतलब जिसके दूरदर्शी दोष है, मतलब इसको दूर की दिखाई दे रही है, जिसको दूर की दिखाई दे रही है, पास की दिखाई नहीं दे रही, तो उसके चश्मा देंगे, उसमें उत्तल लेंस लगा होगा। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया आपका इसके बारे में निकट दोष। लिख लीजिए इसका निवारण, लिखना निवारण पूछ रहा एग्जाम में, लिख लीजिए, दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाए। दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। हाइपरमेट्रोपिया बोले तो भी उत्तल लेंस ही है, ठीक है। यहाँ तक ये हो जाता है दूरदर्शी दोष। आगे आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ये क्या होता है, देखो उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है, मतलब कम हो जाती है। लेंस की समंजन क्या होती है, कम हो जाती है, तो ना तो दूर की देख पाता है और ना ही पास की देख पाता है। तो उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया। तो उसको अपन ऐसा चश्मा देंगे जो दोनों पास की भी देख ले और दूर की भी देख ले, तो उसको अपन देंगे द्विफोकस लेंस। कौन सा देंगे, द्विफोकस लेंस, जिसमें नीचे का हिस्सा उत्तल होता है और ऊपर का हिस्सा अवतल होता है। लिख लोगे, चलो मैं लिख देता हूँ या बोल देता हूँ, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, समझा कौन है तो क्या बोला मैंने। आगे अपना आता है, चलो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ तक ये बना लिया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे लिखिए जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। देखिए इसमें क्या होता है, प्रेस बायोपिया को मैं आपको समझा देता हूँ, समझा रहा हूँ क्या। हैंड डालिए, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ये क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ वस्तु, मतलब उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति को दूर व पास स्थित दोनों वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती है। लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। और इसके निवारण के लिए क्या बोला मैंने, समझ आ गया, दोबारा बोलूं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आदमी को दूर व पास स्थित दोनों वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती है। लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती है। इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर नीचे का हिस्सा उत्तल होता है और ऊपर का हिस्सा अवतल होता है। जैसा हमने कई बार देखा, जो बूढ़े बूढ़े आदमी होते हैं वो नाक के ऊपर चश्मा लगा के पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, फोकस दूरी को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर, जो कि आपका जरा दृष्टि दोष। आगे आता है दृष्टि वैषम्य में। दृष्टि वैषम्य में क्या आता है, दृष्टि वैषम्य में, और इसको बोलते हैं दृष्टि वैषम्य में या अबिंदुकता, इसको बोलते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता, इसको इंग्लिश का नाम है एस्टिग्मेटिज्म, ASTIGMATISM। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, देखो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को
इस दोष लिखिए जिसके बारे में, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक साथ ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाओं को, एक साथ ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखी वस्तुओं को नहीं देख पाता है। क्या बोला मैंने? इस दोष से पीड़ित आंख या इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक साथ ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाओं को नहीं देख पाता है। इसका कारण है नेत्रल लेंस का, इसका कारण होगा आपका कॉर्निया का पूर्णतः गोलाकार। इसका रीजन है कॉर्निया का पूर्णतः गोलाकार नहीं होना, और इसके निवारने के लिए अपन सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस, इसको टोरिक लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोरिक लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका मानव नेत्र, इसको मैंने छोटे पढ़ाया, लिखवाया नहीं है क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है अच्छी तरह से। तो आप चीज़ें मेरे हिसाब से जो चीज़ें मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी, बाकी इसमें पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, मैंने आपको समझा दिया था अच्छी तरह से, तो आपने लिख लिया होगा। तो नोट्स बनाना, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल देना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।